हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इतिहास से, जिसको हम यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से कंप्लीट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपको यदि वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक पहले कंप्लीट कराऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए उस बुक का नाम। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस बुक को पहले कंप्लीट कराने की। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस बुक के सारे वीडियो आपको एक साथ दे दूं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी है नेट का और एमपी सेट भी आ गया है। तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं सारे वीडियो के लिंक आपको दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह का कारण, स्वरूप और उसके परिणाम। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लेखक और उनसे संबंधित पुस्तक। पहले आते हैं एस बी चौधरी। एस बी चौधरी के द्वारा लिखी गई है थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी। एटी एमबी के द्वारा लिखी गई है 1857 इन इंडिया। पीवी जोशी के द्वारा लिखा गया है लिवेलियन 1857। एस एन सेन के द्वारा लिखा गया है 1857। सिर्फ इन्हें एन ने क्या लिखा है, 1857 लिखा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेखक और उनसे संबंधित पुस्तकें। पहले आते हैं एस वी चौधरी। तो इन्होंने, इनकी इम्यूनिटी अच्छी थी तो इन्होंने थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी लिखी। एटी एम्ब्री, इनके द्वारा 1857 इन इंडिया लिखा गया है। पीसी जोशी के द्वारा जोश के साथ लिवेरियन 1857 लिखा है। एस एन सेन के द्वारा 1857 लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगी 19 नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा बुरहानपुर में विद्रोह किया गया था। तो 19 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के द्वारा बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट आते हैं 1857 के विद्रोह तात्कालिक रूप से सिपाहियों की व्यापक धार्मिक भावनाओं के आहत होने से प्रारंभ हुआ था। न्यू इनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूसों के प्रयोग की बात फैलने पर बुरहानपुर में तैनात 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को सफलतापूर्वक वहीं पर दबा दिया गया। तत्पश्चात 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के नेतृत्व में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया और मंगल पांडे ने सैन्य अधिकारी एजुडेंट की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट आते हैं 1857 के विद्रोह में दलितों की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, वो बताइए। तो पहला आता है 1857 के विद्रोह के समय जिन सिपाहियों ने बटालियों पर हमला किया था उनमें से अधिकतर दलित थे। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी थी, लेकिन दलित विमर्श में उनका नाम मुश्किल से नजर आता है, तो ये सही हो जाएगा। ये क्या है, सही है कि झलकारी बाई क्या थी, एक दलित थी और इनका नाम मुश्किल से नजर आता है। दूसरा सही हो जाएगा। दलित समुदाय की 3000 विद्रोहियों ने छत्रा कस्बे को घेर लिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रोफेसर बद्री नारायण ने 1857 के दलित आख्यानों के मौखिक इतिहास पर विस्तृत शोध कार्य किया है, तो ये भी गलत है। ये कौन सा, पहला, तीसरा और चौथा गलत है। दूसरा बस सही था। 1857 का विद्रोह इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। यह विद्रोह सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में सैनिक मंगल पांडे और उनके साथियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार करने को लेकर हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश सेना में सैनिक विशेष रूप से बंगाल, अवध और उत्तरी पश्चिम प्रांतों से आते थे। इनमें से अधिकांश ब्राह्मण और राजपुत्र थे और वे सेना के अनुशासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 1857 में अनेक वीरों ने अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध का नेतृत्व किया। इसमें से झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर का नेतृत्व
ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1858 में फांसी की सजा दी गई। कौन है? छोटा नागपुर पठार से या नेतृत्व करते हैं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। 1857 में दलितों की भागीदारी सुनिश्चित करने में झलकारी बाई का नाम प्रमुख है। ये भोजला गांव झांसी के कोली परिवार में पैदा हुई थी। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी ने 1857 में दलित आख्यानों के मौखिक इतिहास पर विस्तृत शोध कार्य किए हैं। 2004 में इनकी अंग्रेजी पुस्तक मल्टीपल मर्जिनिटी इन एंथ्रोलॉजी ऑफ आइडेंटिफिकेशन दलित राइटिंग्स निकली थी। कब निकली है? 2004 में ये निकली थी। नीचे दिए गए कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि जून 1857 की अपनी एक्ट 14 में कलकत्ता में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद ने विशेष आयोग को 1857 के विद्रोहियों को पकड़ने और दंडित करने का असाधारण अधिकार दिया था। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1858 में उस समय के सब जज रहे सर सैयद अहमद खान का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमानों की निष्ठा दिखाना था, जिन्हें विद्रोह के बाद के वर्षों में संदेह एवं नापसंदगी से देखा जाता था। तो किसमें? कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 में इसमें कहा गया है। तो दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता। आजादी की पहली लड़ाई सन 1857 की क्रांति। लॉर्ड कैनिंग ने विद्रोह को कुचलने के लिए कई नियम सैनिक कानून बनाए, जिन्हें जून 1857 के एक्ट 14 के द्वारा कलकत्ता में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद ने विशेष अधिकार 1857 के विद्रोहियों को पकड़ने, दंडित करने के असाधारण अधिकार दिए। इसमें सैनिक अधिकारियों को न्यायिक शक्ति प्राप्त हो गई थी। न केवल पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू किया गया था, बल्कि फौजी अफसरों, आम अंग्रेजों को भी विद्रोहियों पर मुकदमा चलाने और दंड देने का अधिकार दे दिया गया था। कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 में भारतीय विद्रोह के कारण में सर सैयद अहमद खान, जो कि सन 1817 से 1898 तक रहते हैं, इन्होंने 1857 के विद्रोह के समय कंपनी में न्यायिक सेवाएं दी थी तथा कंपनी के प्रति पूर्ण राजभक्त रहे थे। जो 1857 के विद्रोह के सरकार की यह धारणा थी कि इस षड्यंत्र में मुसलमान ही उत्तरदायी हैं। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के लिए अंग्रेजों का सहयोग और उनकी सेवा करने के लिए कहा। इन्होंने पीर मुरीदी प्रथा, दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया तथा अपने विचारों को तहजीब अल अखलाक, सभ्यता और नैतिकता द्वारा प्रचारित किया। कुरान पर टीका के माध्यम से परंपरागत टीकाकारों की आलोचना की। 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल आरंभ की, जो बाद में 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय परिवर्तित हो गई। 1875 में क्या बना था? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज स्कूल बनाया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? तो इनका संबंध था बैरकपुर से। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर मुर्शिदाबाद के निकट अपने साथियों के साथ 29 मार्च 1857 को एजुडेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर और मेजर सार्जेंट ह्यूशन को गोली मारकर विद्रोह किया। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बैश के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग था। इस राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था और इसे गाय और सूअर की चर्बी इसमें लगी होती थी। इस घटना ने चिंगारी का काम किया और मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? तो ये हो जाएगा जनरल हडसन। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली में सरकारी कामकाज चलाने और सारे फौजी और गैर फौजी मामलों का फैसला करने के लिए एक परिषद गठित की गई थी। आरंभ में इसका नेतृत्व मुगल शहजादे कर रहे थे, लेकिन 3 जुलाई 1857 को जब वक्त
बरेली में आए तब इन्हें मुख्य नेता बना दिया गया। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, परंतु इस संघर्ष में निकलसन मारा गया। हडसन ने सम्राट के दो पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और पोते मिर्जा आबू बकर को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मार दी। बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से आते हैं? तो इनकी थी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण 1856 में सरकार द्वारा पुरानी लोहे वाली ब्राउन बैश बंदूक के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग था। इन राइफल के कारतूस को ऊपरी भाग मुंह से काटना पड़ता था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी थी। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर मुर्शिदाबाद के निकट मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर विद्रोह किया और एजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूशन को गोली मार दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में नेतृत्व किया जा रहा था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर गद्दी से उतारने और निर्वासित किए जाने से लोगों में असंतोष था। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला जैसे नेताओं ने इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को जिहाद के लिए उत्तेजित किया। इसी संदर्भ में नाना साहेब और अजीमुल्ला खान लखनऊ आए। 30 मई 1857 को लखनऊ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और 14 जून को बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली। अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिश कादिर को नवाब घोषित कर दिया। नेक्स्ट आते हैं 1857 में किसने कहा था कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? तो ये कहा था बहादुर शाह के द्वारा। 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया, परंतु इस संघर्ष में जॉन निकलसन मारा गया। हडसन ने सम्राट के दो पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और पोते मिर्जा अबू बकर को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मार दी। बहादुर शाह ने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की मेरी इच्छा नहीं है। हडसन ने उन्हें हुमायूं के मकबरे से पास से गिरफ्तार किया और उन्हें रंगून बर्मा निर्वासित कर दिया। नेक्स्ट आते हैं किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दे दी गई थी? तो 1857 का मुख्य कारण तो यही था। तो 1858 में इनको वायसराय बना दिया गया था। 1857 की महान क्रांति के बाद भारत के शासन प्रशासन को एक नई दिशा दी गई और कंपनी का शासन समाप्त करके भारत का प्रत्यक्ष शासन की बागडोर ब्रिटेन को दे दी गई, जिसके लिए 1858 को भारत सरकार अधिनियम पास किया गया, जिसकी मुख्य विशेषताएं थी। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाएगा और गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। इसमें 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा और 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती थी, जिसका खर्च भारतीय राजस्व से वहन किया जाता था। भारतीय राजस्व से आकस्मिक कार्यों को छोड़कर भारत की सीमा से बाहर की फौजी कार्यवाही के लिए दिए गए थे काम। भारतीय राजस्व के आकस्मिक कार्यों को छोड़कर भारत की सीमा के बाहर की फौजी कार्यवाही के लिए 1857 के विद्रोह के बाद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला समाजवादी और पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी कौन है? तो इनका नाम है मैडम भीकाजी कामा। ये मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला समाजवादी और पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख क्रांतिकारी वीरांगना भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में हुआ था। ये
1902 में इलाज कराने लंदन गई, जहां उनकी मुलाकात दादा भाई नौरोजी से हुई। इनका धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम में रुख बढ़ने लगा और वंदे मातरम नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया और अंग्रेजी अत्याचारों के खिलाफ जनता के बीच प्रचार करना प्रारंभ किया। 1907 में आयोजित विश्व के समाजवादी सम्मेलन में भीकाजी कामा ने भारत की जनता की प्रतिनिधित्व किया और वहीं पर अन्य राष्ट्रों के ध्वज फहरते देखकर भीकाजी ने भारत का राष्ट्र ध्वज बनाकर फहराया। इसमें लाल, पीला और हरे रंग की 3 पट्टियां होती थीं। हरी पट्टी में कमल का फूल, ये फूल भारत के 8 प्रांतों को प्रदर्शित करता था। पीली पट्टी में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा था और नीचे की लाल पट्टी में सूर्य और चंद्रमा बने हुए थे। तो ऊपर की पट्टी हरी थी जिस पर कमल का फूल था, 8 पंक्तियां थी जो कि 8 प्रांतों को बताती थी। पीली पट्टी पर देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा था और जो नीचे की पट्टी थी लाल, उस पर सूर्य और चंद्रमा बने थे। नेक्स्ट आते हैं क्लीमेंसी रेसोल्यूशन कब पारित किया गया था। तो क्लीमेंसी रेसोल्यूशन को पारित किया गया था 31 जुलाई 1857 को। क्लीमेंसी रेसोल्यूशंस, जिन्हें क्षमादान भी कहा जाता है, 31 जुलाई 1857 के प्रस्ताव द्वारा लाया गया था, जो उन रेजिमेंटों के सिपाहियों के बीच अंतर करता था जिन्होंने विद्रोह किया था और अपने अधिकारियों और यूरोप नागरिकों को मार डाला था। तो ये क्या करता था, पहचान करता था। 31 जुलाई 1857 को इसको बनाया गया था, पारित किया गया था। निम्नांकित में से कौन सा युद्ध में तात्या टोपे ने झालावाड़ के राज राणा पृथ्वी सिंह को पराजित किया था। तो ये है रेलायता का युद्ध। रेलायता का युद्ध, रायता फैलाती, रायता नहीं दिया होगा इन्हें, झालावाड़ झाड़ झाड़ के दिया होगा। तो झालावाड़ के राज राणा पृथ्वी सिंह को पराजित किया था तात्या टोपे ने, किसमें, रेलायता के युद्ध में। रायता नहीं दिया था। तात्या टोपे 1857 की क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए। दूसरी बार झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह अंग्रेजों के मित्र थे। इन्होंने तात्या टोपे को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन इनकी पलटन ने युद्ध करने से मना कर दिया और तात्या टोपे झालावाड़ पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद दोनों में संधि हो गई। इन्हें बोला कि हम ये लड़ो नहीं, हम अच्छे से दे दे रहे तुम्हें रायता, मत फैलाओ। और पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे को 5 लाख रुपए, सैनिक सहायता, अस्त्र शस्त्र सभी प्रदान किए और फिर अपना राज्य स्वतंत्र किया। तात्या टोपे ने झालावाड़ के बाद बांसवाड़ा पर अधिकार किया और राजस्थान से 1857 की क्रांति में सहायता प्राप्त की। दी ग्रेट रिवेलियन जो पुस्तक है वह किन की है। तो ये है अशोक मेहता की। किन की है, द ग्रेट रिवेलियन जो पुस्तक है ये अशोक मेहता की पुस्तक है। द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक 1857 के महान विद्रोह पर लिखी गई थी। इसके लेखक श्री अशोक मेहता हैं। इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के स्वरूप में भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। किसी ने सैनिक विद्रोह तो किसी ने धार्मिक विद्रोह आदि संज्ञा दी है। अंग्रेजी इतिहासकारों ने इस विचार को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया है कि यह तो बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। इसी परिप्रेक्ष्य में अशोक मेहता ने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया है। नेक्स्ट आते हैं सामान्य सेवा सूची अधिनियम 1856-1857 के विद्रोह के मुख्य कारण क्या था। तो इसमें तैनाती के लिए सिपाहियों को विदेश जाने की आवश्यकता थी, जो उन दिनों हिंदुओं के लिए वर्जित था। 1856 में लॉर्ड कैनिंग की सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार बंगाल के सभी भावी सैनिकों को यह स्वीकार करना होता था कि जहां कहीं भी सरकार की आवश्यकता होगी वे वहीं कार्य करेंगे। अंग्रेज पहले एंग्लो अफगान युद्ध की आपदाओं की याद दिलाते हुए हैरत के लिए भूमि पर एक सेना बल भेजने के लिए अनुत्सुक थे। भारत में सरकार ने बुशहर के सामान्य क्षेत्र पर हमला करने के लिए एक समुद्री अभियान दल शुरू करने का प्रयास किया, जो उस समय फारस में प्रवेश का प्राथमिक बंदरगाह था। लॉर्ड कैनिंग ने इस अधिनियम को पारित करने का निर्णय लिया, जिससे विदेशों में तैनाती के लिए मजबूर किया गया था। काला पानी की सजा के चलते समुद्री यात्रा का
प्रतिरोध हुआ। इस प्रकार 1857 के महान विद्रोह के मुख्य कारणों में से ये भी एक था। नेक्स्ट आते हैं 1857 में भारतीय विद्रोह के संदर्भ में स्वतंत्रता का पहला युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ था? तो ये है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता थे। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय वीर सावरकर को जाता है। इन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आश्चर्यचकित खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। 1909 में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में वीर सावरकर ने इस लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई घोषित की थी। कब पारित हुई थी? 1909 में हुई थी। सिपाही विद्रोह 1857 निम्नलिखित में से किस शहर में से शुरू किया गया था? तो इसको मेरठ से शुरू किया गया था। सिपाही विद्रोह मेरठ शहर में 10 मई 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सैनिकों और सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। जल्द ही अन्य विद्रोहियों के रूप में और नागरिक विद्रोह में प्रतिष्ठित हुआ। ज्यादातर ऊपरी गंगा के मैदान और मध्य भारत प्रमुख आक्रामकता के साथ वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य भारत, दिल्ली क्षेत्र के लिए प्रतिबंधित हो गया था। सिपाहियों ने दिल्ली सहित पश्चिमी प्रांत अवध के बड़े हिस्से पर तेजी से कब्जा कर लिया, जहां इन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान के सम्राट के रूप में भी स्थापित किया था। नेक्स्ट आते हैं 1857 में अवध के चीफ कमिश्नर कौन थे? तो अवध के चीफ कमिश्नर थे जेम्स आउट्रम। 1848 में कर्नल स्लीमैन को लखनऊ में रेजिडेंट के रूप में भेजा गया। स्लीमैन को शासन के विस्तृत विवरण भेजे, परंतु स्लीमैन विलय के पक्ष में नहीं थे। वह चाहता था कि प्रशासन का अधिक से अधिक कार्य अंग्रेजों द्वारा ही चलाया जाए। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर आउट्रम आए, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय कर लिया गया और अंग्रेजी साम्राज्य मिला लिया गया। नेक्स्ट आते हैं सन 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने खुला विद्रोह किया। उन्होंने अफसरों पर गोलियां चलाईं। अपने साथियों को मुक्त कराकर वे लोग दिल्ली की ओर चले गए। विद्रोहियों ने 11 मई को दिल्ली पर अधिकार किया और बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया, परंतु वास्तव में नेतृत्व सैनिक नेता वक्त खां के हाथों में रहा। बेचारे बहादुर शाह जफर तो बनने नहीं चाहते थे शासक, फिर ही बना दिया। मंदसौर में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था शहजादा फिरोज शाह के द्वारा। मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व शहजादा फिरोज शाह के द्वारा किया गया था। मंदसौर में मुगल घराने से संबंधित शहजादा फिरोज शाह ने स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया और अंत में रंगून में इन्हें निर्वासित कर दिया गया और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए कौन सी सूची किसके साथ सही है। पहले आते हैं कर्नल मिशेल। जो कर्नल मिशेल है, इनका संबंध है बहरामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। फिर आते हैं जनरल हिरेशी, इनका संबंध है बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे ये। फिर जनरल हैबिट, इनका संबंध है मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर से। और ह्यूज व्हीलर, इनका संबंध है विद्रोह के समय कानपुर में कमांडिंग थी। तो ह्यूज, एक्सक्यूज नहीं सुनते, कहानी नहीं थे इनके, तो कानपुर में कमांडिंग के समय कौन थे? ये थे ह्यूज व्हीलर थे। फिर जनरल हैबिट, इनकी हैबिट है मेरठ में विद्रोह करने की, ये सुनने की, तो मेरठ की कमांडिंग ऑफिसर थे जनरल हैबिट। नेक्स्ट आते हैं जनरल हिरेसी, इनका संबंध है बैरकपुर से। धीरे से बैरक लगाओ, तो हिरेसी बैरकपुर में स्थित जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री कमांडिंग ऑफिसर थे। कर्नल मिशेल, इनका संबंध है बहरामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री की कमांडिंग ऑफिसर से।
कर्नल मिशेल, इनका संबंध है बहरामपुर स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री की कमांडिंग ऑफिसर से। जनरल हेरेसी बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की कमांडिंग ऑफिसर से संबंधित हैं। जनरल हैविट मेरठ की कमांडिंग ऑफिसर से संबंधित थे। ह्यूज व्हीलर ये विद्रोह के समय कानपुर में कमांडिंग ऑफिसर थे। 1857 के विद्रोह में फोर्ट ऑफ सोल्जर्स में निहित वास्तविक कमान का मुख्य कौन थे? तो इनके प्रमुख थे जनरल वक्त खां। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नाम मात्र के शासक थे। असली ताकत फोर्ट ऑफ सोल्जर्स के पास होती थी, जो कि प्रमुख थे जनरल वक्त खां। हजरत महल कहाँ की बेगम थी? हजरत महल थी लखनऊ की बेगम, अवध की बेगम। लखनऊ की नहीं थी, अवध की बेगम थी। हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ में क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व किया था। अवध इन रिवोल्ट जो पुस्तक है किन के द्वारा लिखी गई है? रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा रो रो के लिखी है इन्हें। अवध इन रिवोल्ट जो पुस्तक है रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं, अवध इन रिवोल्ट पुस्तक रुद्रांशु मुखर्जी द्वारा लिखी गई थी, जबकि पहली बार प्रकाशन 1884 में हुआ था। यह पुस्तक 1984 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1857 के विद्रोह की रुचि एवं बहस को जारी रखा था। यह पुस्तक विद्रोह में परिवर्तन और उनकी प्रासंगिकता के बारे में बताता है। डैश की सहायता से झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को अपने कब्जे में लिया था, तो ये थी तात्या टोपे की सहायता से। तात्या टोपे की सहायता से रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में ग्वालियर को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन जून 1858 तक ग्वालियर पुनः अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। किनकी सहायता से? तात्या टोपे की सहायता से। तालिका को मिलाइए। कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से है? जो कुंवर सिंह है ये आते हैं बिहार से। फिर आते हैं मौलवी अहमदुल्ला, इनका संबंध है फैजाबाद से। मंगल पांडे आते हैं बैरकपुर से, और जीनत महल का संबंध है, ये दिल्ली से आती हैं। जीनत महल दिल्ली से आती हैं। कुंवर सिंह बिहार से आते हैं। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से हैं। मंगल पांडे बैरकपुर से हैं। जीनत महल का संबंध है दिल्ली से। 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा है? तो इसमें कंपनी से क्राउन की शक्तियों का हस्तांतरण हुआ था। कंपनी से क्राउन के पास चली गई थी भारत की सारी शक्तियां। चार्टर्ड एक्ट 1858 के दौरान भारत का प्रशासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। अब भारत के शासन को ब्रिटेन की ओर से भारत के राज सचिव को चलाना था। नेक्स्ट आते हैं 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया था? तो मेरठ में कौन था? तो ये हो जाएंगे जनरल ह्यूट। 10 मई 1857 को मेरठ में जब सिपाहियों ने विद्रोह किया था, उस समय वहां कमांडिंग ऑफिसर जनरल ह्यूट थे। क्यूट लग रहे थे इसलिए तो विद्रोह हो गया मेरठ में, मिटा दिया क्यूटनेस उनकी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है? तो इनका नाम हो जाएगा वीडी सावरकर, वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भारत में वीडी सावरकर ने, और ब्रिटेन में बेंजामिन डिज़रेली के द्वारा कहा गया है। सावरकर ने एक गुप्त सोसाइटी मित्र मेला बनाया था, जो आगे चलकर अभिनव भारत संगठन में बदल गया। सावरकर ने 1909 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बेल्लूर में। बेल्लूर विद्रोह 10 जुलाई 1806 में मद्रास राज्य के बेल्लूर में हुआ था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था।
जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी आधी सदी पहले घटित हुई थी। कहाँ पे? बेल्लूर में हुआ था 1806 में। निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती थी? तो ये 1857 के जो तात्या टोपे हैं, इनकी मृत्यु से ये विद्रोह की समाप्ति मानी जाती है। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इन क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों तक फैल गई। अप्रैल 1859 को तात्या टोपे की गिरफ्तारी के बाद 1857 के विद्रोह को प्रायः समाप्ति मानी जाती है। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। झांसी का झोकनबाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो ये 8 जून 1857 को घटित हुआ था। झांसी का झोकनबाग झोंक दिया था 8 जून 1857 को। झांसी का झोकनबाग हत्याकांड 8 जून 1857 को हुआ था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी में 5 जून 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। रानी लक्ष्मीबाई को सर ह्यूरोज ने हराया था। नेक्स्ट आते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध कहां से था? तो ये थे बिहार से। 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर, बिहार से भारतीयों का नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से नाना साहेब, तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। नाना साहेब का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था नाना साहेब का दोंदू पंत। नाना साहेब का मूल नाम दोंदू पंत था। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। 1857 का विद्रोह जब हुआ था तब नाना साहेब कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे। निम्नलिखित में से किस शासक को 1857 के विद्रोही आंदोलन के पहले अंग्रेजों ने पेंशन देने से इनकार कर दिया था? तो इनका नाम है नाना साहेब को। कानपुर के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब को कंपनी ने उपाधि और महल पेंशन दोनों देने से वंचित कर दिया। पूना से निर्वासित कर इन्हें कानपुर में रहने पर बाध्य कर दिया। लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था, पूरे युद्ध में यही एक मर्द है। 1857 के विद्रोह के आंदोलन से संबंधित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन करें। सबसे पहले क्या आएगा? हेनरी लॉरेंस चिनहट की लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला से पराजित हो गए थे। ये तो बाद में हुआ होगा। पहले मेरठ आएगा, बैरकपुर आएगा, फिर मेरठ आएगा, फिर दिल्ली आएगा। पहले क्या हुआ है? अलीगढ़ में सिपाही विद्रोह हुआ। उसके बाद अजमलगढ़ उद्घोषणा 3 जून 1857 को हुई थी। उसके बाद जेम्स आउटम और हेनरी हैवलॉक लखनऊ आते हैं। उसके बाद ये होता है हेनरी लॉरेंस चिनहट में लड़ाई मौलवी अहमदुल्ला से हार जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार होंगी। अलीगढ़ में सिपाही विद्रोह हुआ था 11 मई 1857 को। आजमगढ़ उद्घोषणा 3 जून 1857 को हुई थी। जेम्स आउट और हेनरी हैवलॉक लखनऊ आते हैं और 4 से 5 जून 1857 के समय हेनरी लॉरेंस चिनहट की लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला से पराजित हो जाते हैं 30 जून 1857 को। नेक्स्ट आते हैं 1857 के विप्लव से संबंधित निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या होगा? बहादुर शाह द्वारा विद्रोह को नाम मात्र का नेतृत्व आश्वासन प्राप्त हुआ था। उसके बाद मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह हुआ था। फिर लखनऊ में विद्रोह हुआ।
फिर लास्ट में होता है झांसी की रानी की मृत्यु हो जाती है, सबसे लास्ट में हुई थी। 1857 के विद्रोह की प्रमुख घटना इस प्रकार होंगी। बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था 11 मई 1857 को। मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह हुआ था 23 मई 1857 को। लखनऊ में विद्रोह हुआ था 4 जून 1857 को। झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी 18 जून 1858 को। 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में निम्नलिखित में किसने नेतृत्व किया था? तो बरेली से आते हैं खान बहादुर खान। रोहिलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने स्वयं को रायबरेली का सम्राट घोषित किया। कंपनी द्वारा निर्धारित की गई पेंशन से असंतुष्ट होकर अपने 4,000 या 40,000 सैनिकों की सहायता से खान बहादुर खान ने लंबे समय तक विद्रोह का झंडा बुलंद किया। तात्या टोपे कानपुर से वक्त खां मुगल सम्राट बहादुर शाह सेना के कमांडर के रूप में सहभागिता की थी, मतलब दिल्ली से थे वक्त खां। कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि किसान असंतोष 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, अवध के लगभग प्रत्येक किसान परिवार का सदस्य ब्रिटिश सेना में था, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नहीं, आर ए की सही व्याख्या करता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण सभी जिम्मेदार थे। इसमें किसानों के असंतोष को प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था ने अधिकांश अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया था। इस विद्रोह के समय ब्रिटिश सेना में सबसे अधिक सैनिक अवध के किसान परिवार के थे। नेक्स्ट आते हैं 1857 के नेताओं की सूची बताइए और उनसे संबंधित क्षेत्र बताइए। जैसे हमारे कुंवर सिंह का संबंध है जगदीशपुर से, जगदीशपुर बिहार से आते हैं। हजरत महल, इनका संबंध है लखनऊ से। खान बहादुर खान, ये आते हैं रायबरेली से। और जो मौलवी अहमदुल्ला हैं, ये आते हैं फैजाबाद से। कुंवर सिंह ये जगदीशपुर से आते हैं। हजरत महल लखनऊ से आते हैं। खान बहादुर खान ये बरेली से आते हैं। और मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से आते हैं। लेखकों और उनके 1857 की क्रांति पर लिखी गई पुस्तकों के नाम बताइए। वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, एस एन सेन के द्वारा लिखी गई है 1857 लिखी गई है एस एन सेन के द्वारा। एरिक स्टॉक के द्वारा लिखी गई है पुस्तक द पीजेंट एंड द राज, द पीजेंट एंड द राज लिखी गई है एरिक स्टॉक के द्वारा। और एस बी चौधरी के द्वारा लिखी गई है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन यूनिटी, क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था इनकी यूनिटी अच्छी थी। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडी सावरकर के द्वारा द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया है। एस एन सेन के द्वारा 1815-17 लिखा है, मतलब 7 लिखा है। और जो एरिक स्टॉक है, इनके द्वारा द प्रेजेंट एंड द राज लिखा है। और एस बी चौधरी के द्वारा सिविल रिवेलियन एंड इन द इंडियन यूनिटी पुस्तक लिखी गई है। अठारह के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो इनका नाम हो जाएगा सलूम्बर के केशरी सिंह ने। किसने की थी? सलूम्बर के केशरी सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह के समय ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी, उनको शाल वाल दिया होगा, तो सलूम्बर के केशरी ने। और जो वो विमल केशरी दिया होगा 1857 के विद्रोह के दौरान
सलुम्बर के ठिकानेदार केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। इसके अतिरिक्त राजस्थान के भील सैनिक मीर आलम के नेतृत्व में टोके के नवाब की सेना ने और शहजादा फिरोज ने भी तात्या टोपे की सहायता की थी। फिरोज ये मंदसौर से आते हैं। और मीर आलम के नेतृत्व में टोंक के नवाबों ने और राजस्थान की भील सेना ने भी तात्या टोपे की सहायता की थी। और जो सलुम्बर के केसरी सिंह हैं, वो जो कि ठिकानेदार हैं, उन्होंने भी इनकी सहायता की थी। नेक्स्ट आते हैं, नासिराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन थी? तो नासिरा कोई सिराई नहीं मिला। 15वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री 15वीं थी, 15 थी। तो नासिरा कोई सिराई नहीं मिला। नासिराबाद की विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत नासिराबाद से हुई थी। 28 मई 1857 को नासिराबाद की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां नासिराबाद, नीमच, देवली, टोंक, ब्यवरा, अजमेर, एरनपुरा, पाली और खेरवाड़ा उदयपुर में स्थापित थी। तो कितनी थी? 6 छावनियां थी। कहाँ पे? नासिरा से नीमच, देवली, टोंक, ब्यवरा, एरनपुरा, पाली, खेरवाड़ा उदयपुर में स्थापित थी। और नासिरा से 15वीं रेजिमेंट कर रही थी विद्रोह। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजन वाटन और उनके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? तो इनके 2 पुत्र कोटा में मारे गए थे। मेजर बाटन और उनके 2 पुत्र की हत्या हुई थी कोटा में। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को मेहराब खां और जय दलाल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को बुरी तरह से हरा दिया गया। कोटा नरेश के इशारे पर कोटा में नियुक्त ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर बाटन और उनके 2 पुत्र और एक चिकित्सक सेड्रल की हत्या कर दी गई। 30 मई 1858 को जनरल रॉबर्ट्स ने इनके विद्रोह को दबा दिया था। जनरल रॉबर्ट्स के द्वारा हटाए गए, रोबोट मंगाया गया अलग से कि इनको करो। तो सेड्रल जो कि चिकित्सक थे और कौन है? रेजिडेंट मेजर बाटन और उनके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। कोटा में किसने की थी? तो इनका नाम है मेहराब खां और जयदयाल। निम्नांकित में से कौन 1857 के विद्रोह को सिर्फ सिपाहियों की बगावत मानते हैं? तो इनका नाम है जॉन डब्ल्यू के। जॉन विलियम की एक ब्रिटिश सैन्य इतिहासकार, सिविल सेवक और सेना अधिकारी थे। सैन्य इतिहास पर इनके द्वारा कई प्रमुख कार्यों पर भारत में द हिस्ट्री ऑफ सिपाही वॉर इन इंडिया 1857-58 पुस्तक लिखी गई है। 1844 में इन्होंने कलकत्ता रिव्यू शुरू किया था। 1856 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल सेवा में प्रवेश लिया। 1857 के विद्रोह को सिर्फ सिपाहियों की बगावत मानते हैं। इन्होंने भारतीय मामलों से संबंधित कई कार्यों का संपादन किया था। एक आशावादी का निबंध लिखा था लंदन 1870 में और अवधियों के लिए लगातार योगदान दिया था। निम्नांकित में से पलामू रांची की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ये हो जाएगी मुंडा और ओराव। 1857 की क्रांति के समय पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक सशस्त्र संग्राम छिड़े थे। पलामू के विद्रोह में सिर्फ आम प्रजा ही नहीं बल्कि राजा, सामंत, जमींदार सभी शामिल थे। यह संग्राम 1858 तक चला। झारखंड की प्रमुख जनजाति मुंडा और ओराव ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, जबकि चेरो, बेगता, खैरवार जनजाति के लोगों ने खुलकर हिस्सा लिया था। अठारह के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? तो इनका नाम हो जाएगा बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जो दिल्ली में इस विद्रोह में नाम मात्र का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन वास्तविक नेतृत्व उनका सेनापति बख्त खां ने किया था।
इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट आते हैं, कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानते हैं? तो ये हो जाएंगे पीसी जोशी। राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत था 1857 का विद्रोह, पीसी जोशी ने कहा है। पूरन चंद्र जोशी ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इस विद्रोह की व्याख्या की है। इन्होंने अपनी पुस्तक रिवेलियंस 1857 सिम्पोसियम में विस्तृत विश्लेषण करते हुए कहा है कि यह विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत और राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ विप्लव था। रिवॉल्यूशन इन 1857 सिम्पोसियम किसने लिखी है? पूरन चंद्र जोशी के द्वारा लिखी गई है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाई है। पुस्तकें दी गई हैं कुछ और इनके लेखक बताने हैं। ओके, सबसे पहले आते हैं जॉन विलियम के, इनके द्वारा लिखी गई है द हिस्ट्री ऑफ शिपॉय इन द इंडिया, शिपॉय वॉर इन इंडिया। जेवी मालेसन के द्वारा लिखा गया है इंडियन म्यूनिटी इन 1857। एडवर्ड जे थॉमसन के द्वारा लिखा गया है द अदर साइड ऑफ मेडल, और सर जॉर्ज मैकमून के द्वारा लिखा गया है द इंडियन म्यूनिटी इन पर्सपेक्टिव। तो इंडिया की म्यूनिटी अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखी है इन्हें मैकमून के द्वारा। ये सही आंसर हो जाएगा। जॉन विलियम के द्वारा लिखा गया है द हिस्ट्री ऑफ द शिपॉय वॉर इन इंडिया। सिपाहियों का विद्रोह है, वॉर है इंडिया में, वो देखा है किसने? जॉन विलियम के द्वारा देखा गया है। देखा है मालेसन इंडियन म्यूनिटी इन 1857 लिखा गया है किसके द्वारा? मालेसन के द्वारा। माल फूका होगा इंडियन म्यूनिटी के लिए, माल फूका इंडियन इम्यूनिटी के लिए क्या कहना है? माल फूका है। एडवर्ड जे थॉमसन के द्वारा द अदर साइड ऑफ मेडल लिखा गया है, और सर जॉर्ज मैकमून के द्वारा द इंडियन म्यूनिटी इन प्रोस्पेक्टिव लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं वक्त खां, ये दिल्ली से थे। हाँ यार, वक्त खान दिल्ली से नहीं, बरेली से। मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से आते हैं। कुंवर सिंह का संबंध है जगदीशपुर से, और हजरत महल आती है लखनऊ से। बरेली से, हाँ दिल्ली भी समझ लो। वक्त खां बरेली से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, कुंवर सिंह जगदीशपुर से, और हजरत महल लखनऊ से हैं। 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण क्या था? क्यों भाग लिया था इन्होंने? असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग के कारण। राजस्व नीति ने कृषकों को ही नहीं अपितु देश के कुलीन लोगों का भी विनाश कर दिया था, ये भी सही है। नई राजस्व नीति के लाभार्थी भी संतुष्ट नहीं थे, ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति थी। यह शोषण भूमि व्यवस्था के नए नए आविष्कारों, करों में वृद्धि एवं लघु उद्योग धंधों को नष्ट करके किया गया था। सूखा, बाढ़ आदि के कारण फसलें न होने पर महाजनों से कर्ज लेकर लगान अदा करना होता था। कर्ज न अदा करने पर सूदखोर जमीन पर कब्जा कर लेते थे। इसके अलावा बहुत से कारण थे जो कि 1857 के विद्रोह में कृषकों को सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से 1857 के भारतीय विद्रोह का कारण क्या नहीं था? तो भारतीय सैनिकों को भारत और विदेश में काम करना था। इनफील्ड राइफल का आरंभ करना, ये भी था। भारतीय एवं अंग्रेज सैनिकों में बहुत असमानता थी, ये भी सही है। सभी भारतीयों की औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा, ये तो नहीं था कारण। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण इनफील्ड राइफल में गाय की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था, जिसे भारतीय सैनिकों ने अपने धर्म के विरुद्ध माना था। भारतीय सैनिक समुद्र पार करके दूसरे देश में सैनिक सेवा देने भी धर्म से जोड़ते थे। नेक्स्ट आते हैं 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार।
किसने किया था? तो ये मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः तमिलनाडु के आरकाट जिले में रहने वाले थे और फैजाबाद में आकर बस गए थे। इन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा था, सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। उनकी गतिविधियों से भयभीत होकर अंग्रेजों ने उनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उस समय 5 जून 1858 को अवध रोहिलखंड सीमा पर उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं वह स्थान जहां पर 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। उसका नाम है बिहार। बाहर आ गई थी तो बाहर बिहार में अंग्रेजों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक नीतियों के कारण भारत में अनेक के खिलाफ 1857 में विद्रोह हुए। इस विद्रोह के दौरान बिहार में मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से इसको बढ़ावा दिया गया था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहिब ने किया था। नाना साहिब अंग्रेजों के साथ 5 जून 1857 को निकल गए। नाना साहिब को पेशवा घोषित कर दिया गया। जनरल सर रूवल व्हीलर ने, जो कि कानपुर छावनी के कमांडर थे, इन्होंने 27 जून को आत्मसमर्पण कर दिया। इसी समय नाना साहिब को तात्या टोपे की सहायता प्राप्त हुई थी। क्या नाम था इसका? व्हीलर नाम था, जो कि कानपुर छावनी का कमांडर था। इलाहाबाद प्रयागराज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली के द्वारा किया गया था। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली खान ने किया था। यह विद्रोह 1857 के जून महीने में प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह में जिले का सूबेदार लियाकत अली को घोषित किया गया। इलाहाबाद में विद्रोह को कर्नल नील ने अंततः दबाकर समाप्त कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति की प्राकृतिक एवं स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो ये हो जाएगा, यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। अठारह के विद्रोह के स्वरूप के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रकट किए गए हैं। अंग्रेजी इतिहासकारों ने, जो कि साम्राज्य के पक्षपाती थे, इसे केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है, जबकि मुख्य राष्ट्रवादी इतिहासकार वी.डी. सावरकर ने इसे स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध की संज्ञा दी है। नेक्स्ट आते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष के निम्नलिखित में से क्या कारण थे? तो ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती हुई गतिविधि पहला ही कारण थी। 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का मुख्य कारण ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां थी। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो अप्रैल 1858 में लड़ी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई बाबू कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को लड़ी। ये शाहबाद जिले के जगदीशपुर के निवासी थे। इन्होंने इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट आते हैं 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर R.C. मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई। उनके विचार अनुसार क्या था? यह सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। अंग्रेजों के प्रति दृष्टि सहानुभूतिपूर्ण था, इसलिए इनका आलोचना की गई है। 1857 के विद्रोह के संबंध में डॉक्टर R.C. मजूमदार ने यह विचार व्यक्त किया था कि सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था, जिसकी कटु आलोचना हुई थी। निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों के युग में से कौन सा सत्य नहीं है, बताइए। वी.डी. सावरकर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखते हैं, सही है। S.N. सेन के द्वारा 1857 लिखी गई है, ये भी सही है।
अशोक मेहता के द्वारा सिविल रिविलियन इन इंडियन म्यूनिटी लिखी गई है, ये गलत हो जाएगा, ये उनके द्वारा लिखी गई थी ना, चौधरी के द्वारा, और सभी सत्य, तो ये गलत हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय अशोक मेहता ने द ग्रेट रिविलियन नामक पुस्तक लिखी है, और जो सिविल रिविलियन इंडियन म्यूनिटी है 1857 टू 59, इसके लेखक हैं शशि भूषण चौधरी। 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके नेता पर विचार कीजिए और सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नाना साहेब के द्वारा कानपुर से नेतृत्व किया गया था। नवाब हामिद अली के द्वारा किया गया है नेतृत्व दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा अवध से नेतृत्व किया गया है, और मनीराम दीवान के द्वारा असम से नेतृत्व किया गया है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय नेतृत्व नाना साहेब कानपुर से करते हैं, नवाब हमीद अली खां दिल्ली से करते हैं, मौलवी अहमदुल्ला अवध से और मनीराम दीवान असम से नेतृत्व करते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इनके नाम है ब्रिजेश कादिर के द्वारा। ब्रिजेश कादिर ने किया था लखनऊ से 1857 का विद्रोह, और बेगम हजरत महल। 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व ब्रिजेश कादिर ने किया था। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे, और ब्रिजेश कादिर नवाब वाजिद अली शाह का पुत्र था। उनकी मां बेगम हजरत महल ने उनके संरक्षण में गद्दी पर बैठाया और विद्रोह का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अवध, जिसे भारत में सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है। अवध प्रांत को सैनिकों का पौधशाला कहा जाता है क्योंकि आंग्ल भारतीय सेना में सबसे अधिक सैनिक इसी प्रांत में से भर्ती किए जाते थे। नेक्स्ट आता है, और सबसे ज्यादा किसानों के थे। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय किसानों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर घटित हुआ था? तो ये हुआ था बेल्लूर में। 1806 में बेल्लूर में विद्रोह मद्रास राज्य के शहर बेल्लूर में हुआ था। कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह किया था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया पहला सैनिक विद्रोह था। नेक्स्ट आते हैं 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किसने किया था? जगदीशपुर से कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। जगदीशपुर 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह के द्वारा विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया। इसमें इस रवैये से नाराज होकर उनकी सारी संपत्ति अंग्रेजों ने कब्जे में कर ली थी। बार बार उनकी तरफ से अपील किए जाने पर भी अंग्रेजों ने कोई असर नहीं पड़ा। यद्यपि उन्होंने विद्रोह की किसी प्रकार की योजना तैयार नहीं की थी। अंततः अंग्रेजों ने इस प्रकार के व्यवहार के कारण विद्रोही सिपाहियों का दस्ता जैसे ही दिनाजपुर से आरा पहुंचा है, कुंवर सिंह उसमें शामिल हो गए। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने राज्यों का विलय करना छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत उठे थे इस बार, तो इन्हें राज्य का विलय करना ही छोड़ दिया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए, सीधे अपने अधीन कर विभिन्न घोषणाएं की थी, जो कि इस प्रकार थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सभी के लिए, लोगों के प्राचीन एवं अधिकार एवं जो रिवाज थे उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना आदि इनके अंतर्गत आता है। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान से नेतृत्व किया था? तो ये लखनऊ से आती हैं। 1857 की क्रांति 30 मई 1857 की क्रांति को सिपाहियों ने लखनऊ में ही विद्रोह कर दिया था। 4 जून 1857 को अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित करके लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने संभाला था। नेक्स्ट आते हैं 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम हो जाएगा पामस्टन। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
विस्कॉटन पामस्टन थे, जिनका कार्यकाल 1855 से 1858 तक था। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था? क्योंकि संगठन और नेतृत्व का अभाव था, हर कोई अपने क्षेत्र से लड़ रहा था। 1857 के विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख है एकता, कुशल नेतृत्व, संगठन और साधनों की न्यूनता। इस विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा है कि यदि इनमें विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। किस समकालीन ब्रिटिश संसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? तो इनका नाम हो जाएगा डिज़रायली। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे, और डिज़रायली विपक्ष के नेता थे। इन्होंने इस राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट आते हैं 1857 की गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन थे? तो बैरकपुर में कौन थे? ये थे ह्यूसन, मतलब क्यूट, तो ह्यूसन थे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा अपने अंग्रेज एजुमेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी गई और मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाग को तलवार घोंपकर मार डाला। मंगल पांडे उस समय बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे तथा चर्बी प्रकरण से दुखी थे, इसी कारण से इन्होंने ये हत्याएं की थी। बाद में अंग्रेजों ने 34वीं रेजिमेंट को तोड़ दिया और मंगल पांडे को फांसी दे दी। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859 जो पुस्तक है वो वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई है। वी.डी. सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। इसका संबंध कुछ क्रांतिकारी संगठन से भी रहा है, जिसमें अभिनव भारत महत्वपूर्ण है। इन्होंने द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859 लिखा है। नेक्स्ट आते हैं कौन से गवर्नर जनरल हैं जो कि 1857 का विद्रोह की समय थे? तो इनका नाम हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिनका कार्यकाल भारत में 1856 से 1858 तक था। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह का विधिवत प्रारंभ हुआ और सैनिकों ने दिल्ली में विद्रोह कर दिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए मजबूर कर दिया। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था? नील थे, ह्यूरोज थे, हैवलॉक थे। नोट नहीं थे। नील, ह्यूरोज, हैवलॉक क्रमशः कानपुर से आते हैं। नील झांसी से आते हैं, ह्यूरोज और हैवलॉक का संबंध है दिल्ली से, और निकलसन भी यहीं से थे, हडसन भी दिल्ली से थे जो कि मर जाते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल थे, जबकि जो नॉट है वो 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। भारत में सैनिक विद्रोह 1857 के समय प्रधान सेनापति कौन थे? तो इनका नाम हो जाएगा एनसन। 1857 के विद्रोह के समय प्रधान सेनापति जॉर्ज एनसन थे, जबकि विद्रोह प्रारंभ होने के बाद कॉलिन कैंपबेल को प्रधान सेनापति बनाया गया था। कौन बने थे? कॉलिन कैंपबेल को बनाया गया था। 1857 में क्रांति रायबरेली के विद्रोहियों को किसके नेतृत्व प्रदान किया गया था? तो रायबरेली से खान बहादुर खान के द्वारा नेतृत्व किया गया था। रोहिलखंड बरेली खान बहादुर खान 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान करते हैं। इन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। कालांतर में इन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़कर फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश ने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह नहीं माना है? तो ये हो जाएंगे आउटरम और टेलर। इनके द्वारा 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह नहीं माना गया है। जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टेलर 1857 के विद्रोह को सैनिक और सिपाही विद्रोह नहीं मानते, ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र मानते हैं। जबकि होम्स, चार्ल्स वॉल, जे.डब्ल्यू. के ये 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह मानते हैं। कौन कौन मानते हैं? चार्ल्स वॉल मानते हैं,
JWK मानते हैं और TR होम्स के द्वारा इनको माना गया है। 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तुलुकदारों की नई भूमिका क्या थी? तो ये भारत के गहरे मित्र बन गए थे। 1857 के विद्रोह के समय अधिकांश भारतीयों की भावनाएं अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं थी। आगरा के अन्य न्यायाधीश राइक्स ने इनका समर्थन किया था। 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तुलुकदारों को अंग्रेजों ने अपनी जागीर वापस किए जाने और विशेष अधिकार की रक्षा किए जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद अंग्रेजों के सहयोगी बन गए थे ये, और अंग्रेजों के पेंशनर बनकर उनका जीवन बिताने लगे थे अपना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ था? तो इनको गिरफ्तार करके इनकी हत्या कर दी गई थी, युद्ध में ही मारी गई थी। तात्या टोपे को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया गया था। नाना साहेब ये नेपाल चले गए थे, और जो बहादुर शाह जफर है उनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी, तात्या टोपे गिरफ्तार हो गए थे और उनको फांसी पर लटका दिया गया था। नाना साहेब नेपाल निर्वासित हो गए थे और बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में जनरल ह्यूरोज के हाथों मारी गई थी। तात्या टोपे को गिरफ्तार करके फांसी पर लटकाया गया था। नाना साहेब बचकर नेपाल भाग गए थे और बहादुर शाह, जिन्हें 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, वह रंगून निर्वासित कर दिए गए थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूस का निर्माण होता था? तो ये उपयुक्त में से कहीं नहीं होता था, ना अंबाला, ना मेरठ, ना सियालकोट। 1856 में भारत सरकार ने पुरानी बंदूकों को हटाकर नवीन इनफील्ड राइफल को सेना में प्रयोग करना चाहा, जिसके प्रशिक्षण की व्यवस्था दमदम, अंबाला और सियालकोट में की थी। पूरे दम लगा के अंबाला और सियालकोट में इसका प्रशिक्षण किया जाता था, जिसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। 1857 में बंगाल की सेना में यह खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेज अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया, परंतु सैनिकों को विश्वास नहीं हुआ। इन्हें यह विश्वास हो गया था कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान दोनों का ही धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। इन्होंने संदेह नहीं कि चर्बी वाले कारतूस ही विद्रोह का मुख्य कारण है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये ही मुख्य कारण थे, चर्बी वाले कारतूस। निम्नलिखित में से स्थानों पर 1857 के विद्रोह के प्रारंभ का सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले लखनऊ में हुआ था, उसके बाद सिपाही गए थे, पहले हुआ था मेरठ में, फिर गए थे लखनऊ, उसके बाद कानपुर में हुआ, उसके बाद हुआ था इलाहाबाद में। तो लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। दिल्ली में कब्जे के 1 महीने के भीतर विद्रोह लगभग सभी बड़े केंद्र जैसे कि कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर, झांसी तक फैल गया था। इन सब जगहों पर लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ गहरी नफरत थी। विद्रोहियों ने हर जगह अंग्रेजों के प्रशासन के पांव उखाड़ दिए। क्योंकि विद्रोह सिपाहियों के पास अपना कोई नेतृत्व नहीं था, इसलिए इन्होंने स्थानीय सामंत, नवाबों और राजाओं को अपने साथ मेला लिया, इन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी। ये लोग भी ब्रिटिश हुकूमत के हाथों काफी सताए हुए थे, इसलिए इनमें असंतोष तो था ही। वे विद्रोहियों के साथ आ गए और यह विद्रोह लखनऊ में 4 जून 1857 को, कानपुर में 5 जून 1857 को और प्रारंभ हुआ, और इलाहाबाद में उसके बाद शुरू हुआ। कैसा था? पहले देखो कानपुर में, फिर लखनऊ, फिर बनारस, फिर इलाहाबाद, फिर रायबरेली, फिर जगदीशपुर और उसके बाद झांसी। 1857 के प्रमुख स्वाधीनता संग्राम के सरकारी इतिहासकार कौन है? तो इनका नाम है एस.एन. सेन। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन थे। भारतीय सरकार ने इन्हें 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम पर अधिकृत इतिहास लिखने को कहा।
इन्होंने इस आंदोलन से संबंधित इतिहास अपने ग्रंथ 1857 में लिखा है। प्रत्येक क्रांति में नागरिकों का अल्पमत ही भाग लेता है। यह स्थिति अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांस की महान क्रांति के अवसर पर भी थी। अनेक अमेरिकन इस अवसर पर अंग्रेजों के साथ दे रहे थे और फ्रांस में भी क्रांति के समय अनेक व्यक्ति ऐसे थे जो कि क्रांति के विरुद्ध थे अथवा उनके प्रति उदासीन थे। भारत में भी यही स्थिति थी। अधिकांश भारतीयों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था, बल्कि अनेक ने उस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की थी। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक की परी की पदवी दी गई है? तो उनका नाम हो जाएगा हजरत महल। तो इनको महक की परी कहा जाता है, लखनऊ से आती हैं। 1857 की विद्रोह में लखनऊ की बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला, जहां आपदस्थ नवाब के प्रति लोगों में गहरी सहानुभूति थी। हजरत महल के बेटे विजिश कादिर ने वहां खुद को नवाब घोषित किया और अपना प्रशासन स्थापित किया। सारे महत्वपूर्ण पदों पर मुसलमान और हिंदुओं को नियुक्त किया गया। बेगम हजरत महल को महक परी की पदवी दी गई, जबकि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में सिपाहियों की कमान संभाली। लॉर्ड डलहौजी ने अपने उनके दत्तक पुत्र को उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और विलय की नीति के तहत उनके राज्य को भी छीन लिया। इस फैसले को बदलवाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने हर अफसर का दरवाजा खटखटाया, बार बार अपील की। उनकी बात नहीं सुनी गई तो मार्च 1858 में उन्होंने मैदान संभालने के बाद झांसी ने अंग्रेजों को बहुत बड़ी टक्कर दी। इस पर काबू पाना अंग्रेजों के लिए वाकई दुरूह साबित हुआ था। निम्नलिखित स्थानों में से 1857 के विद्रोह के प्रारंभ को पढ़ें। सबसे पहले कहां पर हुआ था? सबसे पहले हुआ था मेरठ में, फिर उसके बाद लखनऊ, फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद। 1857 का विद्रोह 31 मई 1857 को प्रारंभ करना निश्चित किया गया था, लेकिन यह 10 मई 1857 को ही मेरठ से प्रारंभ हो गया। मेरठ का विद्रोह और दिल्ली पर कब्जा तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो समूचे उत्तर भारत, पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तो सिपाहियों और नागरिकों के बीच विद्रोह की तेज लहर चल पड़ी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला। 4 जून 1857 के विद्रोह की शुरुआत की, जहां आपदस्थ नवाब को नवाब घोषित कर दिया गया और अपना प्रशासन स्थापित किया। इसके बाद 5 जून को कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहेब को विद्रोह ने अपनी कमान सौंपी। अंग्रेजों ने नाना साहेब को उत्तराधिकारी नहीं माना और उन्हें पूना से निर्वासित कर दिया गया, इसलिए वह उस समय कानपुर में रह रहे थे। नेक्स्ट आते हैं वह पहला भारतीय इतिहासकार जिन्होंने 1857 की विप्लव को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना है, तो उनका नाम है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार के अनुसार 1857 के असैनिक विद्रोह को हम स्वतंत्रता संग्राम तभी कह सकते हैं यदि हम लोग उनका अर्थ अंग्रेजों के विरुद्ध एक छोटा सा संघर्ष मान लें, परंतु इस अवस्था में तो पिंडारियों के अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष और बहावियों के सिखों के विरुद्ध संघर्ष को भी ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा, जो उनका इस रूप में मानते हुए उन्हें यह देखना होगा कि 1857 के विद्रोही किस सीमा तक आर्थिक और धार्मिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। जिन प्रेरणाओं से पिंडारी या बहावी प्रेरित थे तथा किसी सीमा तक वे निर्लिप्त भावना और देशभक्ति से प्रेरित थे। इक्का दुक्का उदाहरणों को छोड़कर अभी तक कोई ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं जिनसे सिद्ध हो कि लोगों के विद्रोह का मुख्य उद्देश्य बंधन से मुक्ति पाना था। अतः
अंत में इससे सिद्ध होता है कि यह तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, तो ये थी अवध से। 1857 का विद्रोह बंगाल सेना से प्रारंभ हुआ था। बंगाल सेना में एकता और भाईचारे की भावना सर्वाधिक है। बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध और उत्तर प्रदेश प्रांतों से आते थे। इस प्रकार विद्रोह में सैनिकों की सबसे ज्यादा संख्या अवध से थी। अवध के सिपाहियों को सैनिकों की पौधशाला कहा जाता था। ठाकुर कौशल, जो कि 1857 में विद्रोहियों से जुड़ गए थे और जिन्हें अंग्रेजी सेना को हरा दिया था, कहाँ के थे, तो ये थे आहुआ के। 1857 के विद्रोह में राजस्थान के आहुआ नामक स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर कौशल सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित नायकों और उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। पहले आते हैं बेगम हजरत महल। इनका संबंध है लखनऊ से। मौलवी अहमदुल्ला खां, ये फैजाबाद से आते हैं। बेगम जीनत महल, ये दिल्ली से आती हैं। और कुंवर सिंह आरा से आते हैं। आरा जगदीशपुर। बेगम हजरत महल 1856 में अंग्रेजों द्वारा आपदस्थ अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इन्होंने अवध में 1857 के गदर का नेतृत्व किया, विस्मरणीय भूमिका निभाई। इन्होंने अपने 11 वर्षीय पुत्र विरजिश कादिर के नाम पर अंततः बुद्धिमत्ता पूर्वक शासन किया और प्रशासनिक व्यवस्था को पुनर्गठित किया। इन्होंने लखनऊ में रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। लखनऊ के पतन के बाद वह शहजादापुर में मौलवी अहमदुल्ला के साथ सम्मिलित हो गई, परंतु पराजित हुई और बचकर नेपाल चली गई। नेक्स्ट आते हैं मौलवी अहमदुल्ला। मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे, फैजाबाद में आकर बस गए थे। इन्होंने भारत के विभिन्न धर्म अनुयायियों से आह्वान किया था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। बेगम जीनत महल अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह की पत्नी थी। बहादुर शाह के साथ ही इन्हें भी रंगून में देश निर्वासित कर दिया गया था। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के प्रमुख जमींदार थे। जब इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, तब उस समय वे 80 वर्ष के वयोवृद्ध थे और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 पुस्तक किसने लिखी है, तो ये है बीडी सावरकर के द्वारा। वीर दामोदर सावरकर एक महान क्रांतिकारी थे जो कि बाद में हिंदू महासभा के नेता थे। 1899 में इन्होंने प्रथम क्रांतिकारी सोसाइटी मित्र मेला का गठन किया, जिसका नाम 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी ये नवीन भारत समाज पड़ा। 1906 में वीर सावरकर समुद्र के रास्ते इंग्लैंड पहुंचे और वहां श्यामजी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व वाले क्रांतिकारी गुट में शामिल हो गए। 1857 के विद्रोह की 50वीं वर्षगांठ पर सावरकर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, जिसका शीर्षक था भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने इस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। लंदन में वे मदन लाल ढींगरा के साथ मिलकर कर्जन वायली की हत्या करने में सहयोग की भूमिका निभाई थी। 1935 से 1942 तक वे लगातार 5 वर्षों तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे हैं। उन्नीस सौ 1942 तक लगातार 5 वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट आते हैं प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट का सही
कालक्रम बताएं। पहले आते हैं मेरठ में विद्रोह हुए, उसके बाद लखनऊ में, दिल्ली का लखनऊ, फिर झांसी और फिर आता है इलाहाबाद। अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के कारण कई वर्षों से लोगों के दिल में असंतोष व्याप्त था। 1857 तक आते आते यह असंतोष अपने चरम पर पहुंच गया। इसे दबाने के लिए अंग्रेजों को अपने संपूर्ण राजनीतिक कौशल इस्तेमाल करने पड़े। वैसे तो इस विद्रोह की आरंभिक चिंगारी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में दिखाई पड़ी, लेकिन इसका वास्तविक सूत्रपात 10 मई 1857 को हुआ था, जब सैनिकों ने मेरठ में विद्रोह किया। लखनऊ में यह विद्रोह 4 जून 1857 को प्रारंभ हुआ, जब बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली। झांसी में यह विद्रोह 5 जून 1857 में प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तत्पश्चात विद्रोह की चिंगारी इलाहाबाद में फैली, जिसका नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। विकल्प के अनुसार पहले मेरठ, फिर लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 रुपए का इनाम था? तो उनका नाम है फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रसिद्ध विद्रोह के लिए आधार तैयार किया। यह मुख्यतः तमिलनाडु के आरकाट के रहने वाले थे। यह फैजाबाद में आकर बस गए थे। अंग्रेज इनसे इतना भयभीत हुए थे कि गवर्नर जनरल ने इन्हें पकड़ने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की थी। 5 जून 1858 को अवध रोहेलखंड सीमा पर पेवाया में गोली मारकर हत्या कर दी थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है? तो 1857 के विद्रोह का सही इतिहासकार कौन हो जाएंगे? सरकारी इतिहासकार 1857 मुझसे ना सेन नाम इनका, चंद्र सेन। 1957 में इस विद्रोह की शताब्दी के अवसर पर कई पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें सुरेंद्र नाथ सेन की पुस्तक 1857 नई दिल्ली में 1957 में प्रकाशित की गई। सेन की यह पुस्तक भारत सरकार के कहने पर लिखी गई थी, जिसमें घटनाओं का काफी संतुलित विवरण मिलता है। इस पुस्तक में सेन ने यह तर्क दिया है कि यद्यपि इस राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, पर इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत है, क्योंकि यह कहीं भी केवल सैनिक तक सीमित नहीं था। अवध में यह एक जन आंदोलन बन गया था, जहां के देशभक्तों ने अपने राजा और राज्य के लिए संघर्ष किया था। इसके बावजूद सेन अवध के विद्रोहियों को स्वतंत्रता का अग्रणीय नहीं मानते, क्योंकि ये राष्ट्रीय या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। भारत सरकार ने प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार को 1857-58 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया, परंतु सरकारी समिति से अनबन हो जाने के कारण उन्हें यह कार्य करने से इनकार कर दिया। स्वतंत्र रूप से अपनी पुस्तक प्रकाशित की, जिसका नाम था द शिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। मजूमदार ने इस विद्रोह का क्रमबद्ध इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि भ्रांतियां दूर करने के उद्देश्य से कुछ तथ्य सामने रखे हैं। थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूनिटी के लेखक एश बी चौधरी हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो ये हुई थी 1856 में। 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बैश के स्थान पर नवीन इनफील्ड राइफल, जो कि अच्छी थी, प्रयोग करने का निश्चय किया। इस नवीन राइफल के प्रयोग का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला, सियालकोट में किया जाता था। इन राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि
चर्बी वाले कारतूस में गाय सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत खंडन कर दिया। कालांतर में पूछताछ से सिद्ध कर दिया गया कि गाय बैलों की चर्बी वास्तव में ही बुलिच शस्त्रागार में प्रयोग की जाती थी। यही चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग विद्रोहियों का कारण बना था, विद्रोह का मुख्य कारण बना था। नेक्स्ट आते हैं मंगल पांडे को। मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ था कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से चिकनी की गई है। तो ये बैरकपुर में पता चला था। दमदम और बहरामपुर के सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग की मनाही कर दी। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया और उन्हें दंड दिया गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के सैनिकों ने इन कारतूसों के प्रयोग करने से मनाही कर दी और एक सैनिक मंगल पांडे ने, जिसे कारतूस की चर्बी लगी होने की बात का पता बैरकपुर में ही चला था, उसने लेफ्टिनेंट बाघ पर आक्रमण किया और उसकी हत्या कर दी। 10 मई को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच किया। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देसी राज्यों के प्रति अपनाई थी? तो ये हो जाएगी भारतीय राज्यों की यथास्थिति बने रहना। उनका ये तो नहीं करने वाले, हड़प नीति या कुछ भी नहीं मिलाएंगे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देसी राज्यों के प्रति यथास्थिति बनाए रखने की नीति का पालन किया। देसी राज्यों को साम्राज्य मिलाने की नीति का परित्याग कर दिया गया। अंग्रेजों ने यह स्पष्ट समझ लिया था कि अंधाधुंध विस्तार की नीति घातक सिद्ध हो सकती है, किंतु साथ ही इन्हें इतना भी एहसास हुआ कि देसी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करके ही वे अपने साम्राज्य को जनता के विरुद्ध विद्रोह से उत्पन्न होने वाले खतरे से बचा सकते हैं। किंतु रेजिडेंटों के माध्यम से इनके कार्यों की और अधिक नियंत्रित किया जाने लगा और आधुनिकता लाने के नाम पर जैसे जैसे यातायात के साधनों का प्रसार हुआ, इन राज्यों की गतिविधियों में हस्तक्षेप बढ़ता गया। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ था। सही है। इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूल दूषित कर दी थी। ये सही है। इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। सही है। इसके कारण ईसाई धर्म का प्रचार हुआ था। तो ये नहीं हुआ था। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सामाजिक नीति में सतर्कता का दृष्टिकोण अपनाया था। उसमें बहुतों का यह भी विचार था कि समाज सुधार लागू करने और ईसाई धर्म के प्रचारकों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण की नीति ने विद्रोह की भावना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह सोचा कि यहाँ के लोगों की परंपराओं और पूर्वाग्रहों का ध्यान रखना शेषकर होगा। इसका उद्देश्य शांति बनाए रखना होना चाहिए। ईसाई धर्म से संबंधित स्कूलों को भी सहायता देना बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं 1857 के विद्रोह के कारणों पर। अशबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में किस भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है? उसके रचयिता कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान। अशबाब बगावते हिंद सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों के प्रति ब्रिटिश शासकों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाने के उद्देश्य से लिखी थी। क्या लिखी गई है? अशबाब बगावते हिंद किसने लिखी है? सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई थी। झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के समय निम्नलिखित में से कौन झांसी का ब्रिटिश एजेंट था? तो इनका नाम है मेजर एलिश। झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के समय झांसी का ब्रिटिश एजेंट मेजर एलिस था। झांसी के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 को हुई थी, जहां पर ब्रिटिश एजेंट
मेजर एलिस था। लॉरेंस पंजाब का चीफ कमिश्नर था। झांसी के विद्रोह का अंत 17 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के साथ हुआ था। जनरल ह्यूरोज ने इन्हें पराजित किया था। अपने दुर्जय शत्रु के बारे में कहा था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो कि विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। एकमात्र मर्द थी। 1857 की भारतीय क्रांतियों से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट में सही बताइए। तो बैरकपुर में मंगल पांडे कांड पहले हुआ था, फिर मेरठ में सैनिक कांड हुआ, फिर झांसी में विप्लव हुआ था और चौथा कानपुर में विप्लव हुआ था। सही हो जाएंगे। 29 मार्च 1857 को सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर कलकत्ता में अंग्रेजों की भावनात्मक एवं जन विरोधी नीति के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया। मेरठ में सिपाहियों का विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ, झांसी में 4 मई 1857 को और कानपुर में 4 जून 1857 को हुआ था झांसी में, और 5 जून 1857 को हुआ था कानपुर में, जिसमें नाना साहेब को पेशवा घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, किस पहले भारतीय ने एक भारतीय भाषा में 1857 के कारणों के बारे में पुस्तक लिखी है? तो इनका नाम हो जाएगा सैयद अहमद खां के द्वारा। 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में पुस्तक लिखने वाले पहले भारतीय सर सैयद अहमद खां थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में मुसलमान शासनाधिकारियों के प्रतिशोध के भाजक बने। और सर सैयद अहमद खान ने एन ऐसे ऑन कॉजेस ऑफ इंडियन ऑफ रिवोल्ट विद्रोह के तुरंत बाद लिखा था, तथा विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लिखा, पहले 2 भारतीय थे जिन्होंने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए थे। इसके अतिरिक्त सर सैयद अहमद खान ने शासकों की दृष्टि से अपने समुदाय की छवि सुधारने के लिए अशबाब ए बगावत हिंद की रचना की थी। नेक्स्ट आते हैं 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो उनका नाम हो जाएगा तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे को पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। कानपुर में नाना साहेब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। सिंधिया के सामंत मान सिंह ने अप्रैल 1859 को धोखे से अंग्रेजों से पकड़वा दिया और 1859 में ग्वालियर में ही उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। ग्वालियर में नहीं चढ़ाया गया था, ग्वालियर रियासत थी, लेकिन शिवपुरी में चढ़ाया गया था। शिवपुरी में इनको नरवर के किले में इनको फांसी दे दी गई थी। इसके साथ आज का हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो बाय गाइस।